ये है वरुण और ये है वरुण की पत्नी प्रीति। ये है इन दोनों का बेटा डुग्गू। डुग्गू के शरीर में जो सेल्स है उन सेल्स में जो डीएनए है वो डीएनए इसने अपने माँ और पिताजी से इनहेरिट किया है। सिमिलरली वरुण ने भी अपने सारे डीएनएज अपने माँ और पिताजी से इनहेरिट किया है और ये प्रीति के केस में भी लागू है। वरुण के बॉडी का जो सेल्स है, जो नॉर्मल सेल्स है जिन्हें कि सोमैटिक सेल्स कहा जाता है, इन सोमैटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स है। हर इंसान के शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होता है, सेल में 46 क्रोमोसोम्स होता है। इन 46 क्रोमोसोम्स में से 23 इसने अपने पिता से इनहेरिट किया है और 23 अपने माँ से इनहेरिट किया है। इन 46 क्रोमोसोम्स को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि 22 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स का, और एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। यहां पर चूंकि वाई क्रोमोसोम है इसीलिए वरुण एक मेल है, एक पुरुष है। अगर यहां पर एक्स क्रोमोसोम होता तो वो फीमेल होता। अब यहां पर ये जो 22 क्रोमोसोम्स का पेयर्स है, इन पेयर्स में भी कुछ खास बातें हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को ड्रॉ किया है, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये दोनों मिलके एक पेयर बना रहा है। तो 22 पेयर्स में से हर पेयर का जो क्रोमोसोम है उनमें से एक क्रोमोसोम फादर से मिलता है और दूसरा क्रोमोसोम मदर से मिलता है। इसका मतलब जो 22 पेयर्स है, यहाँ पर एक और पेयर, यहाँ पर एक और पेयर, यहाँ पर एक और पेयर, ये जो पेयर्स है इन पेयर्स में से हर एक पेयर में एक फादर से मिला हुआ क्रोमोसोम है, एक मदर से मिला हुआ क्रोमोसोम है। ये भी फादर से, ये मदर से, ये फादर से, ये मदर से। और फिर एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। यहाँ पर ध्यान दें, ये एक्स क्रोमोसोम माँ से इनहेरिट हुआ है और ये वाई क्रोमोसोम फादर से मिला हुआ है, पिता से मिला हुआ है। अगर पिता का भी एक्स क्रोमोसोम यहां पर आ जाता तो वरुण फीमेल होता। ओके, और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं इन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का। वो ये है कि इन क्रोमोसोम्स को होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी भी एक लोकेशन में अगर आप गौर करें, ये जो क्रोमोसोम है इसके एक सर्टेन लोकेशन में अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जिस तरह का जीन होता है एग्जैक्टली उसी तरह का जीन होता है सेम दूसरे वाले क्रोमोसोम के लोकेशन में। मान ले, फॉर सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं कुछ ऐसा कहूँगा, मान ले कि ये जीन जो है आपका आई कलर को डिसाइड करता है, वरुण के आई कलर को डिसाइड करता है, जो कि इसके फादर से मिला हुआ क्रोमोसोम है। तो ये जो सेक्शन होगा जो कि मदर से मिला हुआ क्रोमोसोम, जो कि इसी का होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, तो ये सेक्शन भी आई कलर को ही डिसाइड करेगा। अब इनमें से जो डोमिनेंट होगा वो उसका इफेक्ट इस इंसान में वही इफेक्ट दिखेगा। अब अगर हम प्रीति के सोमैटिक सेल्स को देखें तो यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम्स होगा और जिसमें से 23 फादर से इनहेरिट किया हुआ होगा और 23 मदर से इनहेरिट किया हुआ होगा। इन्हें भी हम कुछ ऐसे ही कह सकते हैं कि 22 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है और एक एक्स क्रोमोसोम फादर से मिला हुआ है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम मदर से मिला हुआ है। यहां पर अगर फादर से मिला हुआ एक्स क्रोमोसोम के जगह अगर यहां पर वाई क्रोमोसोम आता तो प्रीति फीमेल नहीं बल्कि प्रीति मेल होती। अब आते हैं जर्म सेल पे। जर्म सेल इस तरह का सेल होता है जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्रिएट करता है, जैसे कि मेल के केस में स्पर्म और फीमेल के केस में ओवम। तो ये जर्म सेल, इनमें भी 46 क्रोमोसोम्स होता है और यही जर्म सेल आगे चल के स्पर्म मेल के केस में और फीमेल के केस में ओवम प्रोड्यूस करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पर्म और ओवम में 46 नहीं बल्कि 23 क्रोमोसोम्स होता है और स्पर्म जाके ओवम को फर्टिलाइज करता है और नए लाइफ का इंसेप्शन होता है। जिस प्रोसेस में जर्म सेल स्पर्म या ओवम बनाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है मायोसिस।
ये मायोसिस एक तरह का सेल डिवीजन है। आज के इस वीडियो में हम मायोसिस के बारे में जानेंगे, मायोसिस में क्या क्या होता है और किस तरह से 46 क्रोमोसोम्स 23 क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है, यही प्रोसेस हमें जानना है। मान लें कि ये एक जर्म सेल है। 46 क्रोमोसोम के बजाय हमने यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने सिर्फ 4 क्रोमोसोम को ड्रॉ किया है। 2 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। यहाँ पर ये फादर से मिला हुआ क्रोमोसोम है, ये मदर से मिला हुआ क्रोमोसोम है, ये भी फादर से और ये मदर से मिला हुआ क्रोमोसोम है। तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये है जर्म सेल। अब इस जर्म सेल में होगा मायोसिस। मेल के केस में ये स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और फीमेल के केस में ये ओवम प्रोड्यूस करेगा। मायोसिस का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। यहाँ पर सबसे पहले तो इंटरफेज होता है, फिर मायोसिस 1 होता है और फिर मायोसिस 2 होता है। इंटरफेज में सबसे पहले तो ग्रोथ फेज होता है, जहाँ पर कि सेल बड़ा होता है, इसका जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है उसे वो कंज्यूम करता है, उसे प्रोड्यूस करता है, रिक्वायर्ड प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। फिर इसका होता है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में सबसे पहले तो ये जो क्रोमेटिन है ये खुद को रेप्लिकेट करता है और एक जगह से वो ओरिजिनल और रेप्लिकेटेड जो कॉपी है वो एक जगह से अटैच्ड होता है, जिसे कि हम सेंट्रोमियर कहते हैं। जैसे कि ये मान ले क्रोमेटिन है, ये क्या करेगा, सबसे पहले तो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और ये जो कॉपी है ये कॉपी इसके साथ ओरिजिनल के साथ एक जगह पे अटैच्ड हो जाएगा। इस जगह को कहा जाता है सेंट्रोमियर। और ये जो 2 स्ट्रैंड्स है ओरिजिनल और कॉपी, इन दोनों को कहा जाता है क्रोमेटिड्स और हम इसे कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये जो है यही आगे चल के कंडेंस्ड होता है और कंडेंस्ड होके ये बनाता है क्रोमोसोम। तो ये तो पहला चीज होता है सिंथेसिस फेज में। दूसरा होता यह है कि ये जो सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम खुद को रेप्लिकेट करता है। तो ये 2 खास चीजें होती है इंटरफेज के सिंथेसिस सब फेज में। उस चीज को चलिए हम लोग यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो इंटरफेज में सबसे पहले ग्रोथ होता है, फिर ये सिंथेसिस होता है। अब आते हैं मायोसिस 1 में। यहां से सेल एंटर करता है मायोसिस के प्रोसेस में। अब क्या होता है देखिए, सबसे पहले यहां पर प्रोफेज शुरू होता है। मायोसिस 1 का प्रोफेज, जिसे कि प्रोफेज 1 कहा जाता है। प्रोफेज 1 में सबसे पहले तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करता है, टूटता है। फिर क्या होता है, फिर ये जो क्रोमेटिन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, जो पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स था, वो क्या है, वो कंडेंस करता है और क्रोमोसोम बनाता है। इस तरह से कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाता है और साथ ही साथ जो सेंट्रोजोम है ये एक दूसरे से दूर जाने लगता है। इस फेज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, वो ये कि यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स बहुत करीब आ जाता है और करीब आके इन सम केसेस, हमेशा नहीं, इन सम केसेस ये जीन को एक्सचेंज करता है। इसका जीन इसमें आ जाता है और इसका जीन इसमें आ जाता है। तो इसे हम होमोलोगस क्रॉस ओवर कहते हैं। कुछ इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है, इसका जीन इसमें आ जाता है और इसका जीन इसमें आ जाता है, थोड़ा सा पार्ट। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम होमोलोगस क्रॉस ओवर कहते हैं। ये डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग में ज्यादा डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। तो ये प्रोफेज 1 में होता है ये सारी चीजें, जो कि मायोसिस 1 का पहला फेज है। अब देखिए आगे क्या होगा, इसके आगे शुरू होगा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या क्या होता है देखिए, सबसे पहले तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये पूरी तरह से गायब हो जाता है, जो डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सेंट्रोजोम सेल के 2 अपोजिट एंड्स में चला जाता है और ये जो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन में अलाइन करता है। जैसे कि मान ले ये अर्थ है, अर्थ का ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, बीच से पार हुआ जो लाइन है
इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। अब ये जो प्लेन बन रहा है, इस प्लेन को इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाता है। सिमिलरली आप यहाँ पर देखें, इसे अगर हम एक पोल माने, इसे दूसरा पोल माने, तो फिर यहाँ जो एक प्लेन बनेगा इक्वेटर, ये बनेगा इक्वेटर, और जो प्लेन बनेगा यहाँ पर उसे इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाएगा। तो सेंट्रोसोम जो है ये सेल के दो अपोजिट साइड में चला जाता है, और जो क्रोमोसोम्स है ये क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन में खुद को अलाइन करता है। और साथ ही साथ इन सेंट्रोसोम से निकलता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक सेंट्रोसोम से दूसरे सेंट्रोसोम तक जा सकता है माइक्रोट्यूब्यूल, या फिर एक सेंट्रोसोम से जाके ये जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम के साथ ये अटैच हो जाता है। तो ये तो होता है मेटाफेज 1 में। अब शुरू होता है एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होता है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इन क्रोमोसोम्स को सेंट्रोसोम की तरफ खींचता है। तो इस तरह से ये सेंट्रोसोम की तरफ इसे खींच रहा है। तो ध्यान रखें एक बात कि यहां पर जो क्रोमोसोम्स था ये होमोलोगस क्रोमोसोम था। तो होमोलोगस पेयर का एक क्रोमोसोम एक तरफ चला जाता है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे तरफ चला जाता है। जैसे कि हमने ये माना था कि ये फादर से मिला हुआ क्रोमोसोम है, ये मदर से मिला हुआ क्रोमोसोम एक दूसरे का जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये मदर से मिला हुआ क्रोमोसोम है, ये फादर से मिला हुआ क्रोमोसोम है, एक दूसरे का ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक क्रोमोसोम, हर एक पेयर में से एक क्रोमोसोम सेल के एक साइड में जाता है, तो दूसरा क्रोमोसोम दूसरे साइड में चला जाता है। ये तो होता है एनाफेज 1 में। अब शुरू होता है टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में क्या होता है, सबसे पहले तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये वैनिश करने लगता है, और ये क्रोमोसोम्स जो है वापस से ये खुलने लगता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर करने लगता है। ये होता है टेलोफेज 1 में। और इसी दौरान, इस मायोसिस 1 के दौरान, ये जो है इसे मायोसिस 1 कहते हैं हम, इस मायोसिस 1 के दौरान एक और चीज़ होती है, वो होता है साइटोकाइनेसिस। वो क्या होता है कि सेल में एक क्लीवेज क्रिएट होता है, और फिर वो क्लीवेज बड़ा होते जाता है, और जो साइटोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म स्प्लिट कर जाता है, और इस तरह से दो नए सेल्स बनते हैं। इस प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो साइटोकाइनेसिस टेलोफेज 1 के बाद नहीं होता है, बल्कि साइटोकाइनेसिस इस मायोसिस 1 के दौरान ही होता है। तो इसे हम अलग से एक प्रोसेस नहीं कहते हैं नॉर्मली। ये इन सारे सब फेजेस जो है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इनके साथ ही साथ ये साइटोकाइनेसिस भी होते रहता है। तो इस तरह से अभी खत्म हो गया मायोसिस 1। अब इन दो सेल्स में चलिए सिर्फ एक सेल को हम यहां पर कंसीडर करते हैं। अब ये एंटर करेगा मायोसिस 2 में। वैसे दोनों का दोनों सेल मायोसिस 2 में एंटर करेगा। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने सिर्फ एक सेल को यहां पर कंसीडर किया। अब ये सेल एंटर करेगा मायोसिस 2 में। मायोसिस 2 में भी प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा, टेलोफेज होगा। उसे हम प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 कहेंगे। चलिए देखते हैं मायोसिस 2 में क्या होगा। सबसे पहले होगा प्रोफेज 2। उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो सेंट्रोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, अपने आप का कॉपी बनाएगा, और फिर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वैनिश कर जाएगा, और साथ ही साथ ये जो क्रोमेटिड फॉर्म में था, ये पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स था, सिस्टर क्रोमेटिड्स था, ये कंडेंस होके क्रोमोसोम बनेगा, और ये जो सेंट्रोसोम्स है ये एक दूसरे से दूर जाने लगेगा। ये होगा प्रोफेज 2 में। फिर शुरू होगा मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो न्यूक्लियर एनवलप है ये एनवलप गायब हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये गायब हो जाएगा। जो सेंट्रोसोम्स है ये अपोजिट एंड में चला जाएगा सेल का, और जो क्रोमोसोम्स है ये अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन में अलाइन करेगा, और साथ ही साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स अपीयर करेगा सेंट्रोसोम से। माइक्रोट्यूब्यूल एक सेंट्रोसोम से दूसरे सेंट्रोसोम तक जा सकता है, या फिर एक सेंट्रोसोम से क्रोमोसोम के साथ जाके ये अटैच हो सकता है। ये होता है मेटाफेज 2 में। अब ये एंटर करेगा एनाफेज 2 में।
एनाफेज 2 में क्या होता है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, ये सिकुड़ने लगता है और इस क्रोमोसोम को, जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड से बना हुआ क्रोमोसोम है, इसे बीच से ये स्प्लिट कर देता है, बीच से ये तोड़ देता है और एक हिस्सा इस तरफ आ जाता है, दूसरा हिस्सा ऑपोजिट साइड में चला जाता है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है। ये होता है एनाफेज 2 में। अब क्या होगा, अब यहां से ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये वैनिश करने लगेगा, ये वैनिश कर जाएगा। ये हो रहा है टेलोफेज 2 और ये जो क्रोमोसोम्स का पार्ट है ये करीब आ जाएगा और साथ ही साथ ये खुलने लगेगा। कुछ इस तरह से ये खुलने लगेगा और क्रोमेटिन फॉर्म में आने लगेगा और साथ ही साथ ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर करने लगेगा। ये होता है टेलोफेज 2 में। इसी दौरान साइटोकाइनेसिस भी होता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म 2 हिस्से में टूट जाता है और एक सेल 2 डिस्टिंक्ट सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रहा साइटोकाइनेसिस। हमने शुरुआत किया था जर्म सेल से, जहां पर कि 4 क्रोमोसोम्स था जिसके न्यूक्लियस पे, और जब हम खत्म कर रहे हैं तो एक सेल से बन रहा है 4 सेल्स। 4 सेल्स क्यों, हमें तो यहां पर 2 दिख रहा है, 4 क्यों? क्योंकि यहां पर जब साइटोकाइनेसिस हो गया था, जब मायोसिस 1 कंप्लीट हो गया था तो हमें 2 सेल्स मिला था। उसमें से सिर्फ एक सेल को हमने कंसीडर किया जो कि 2 पार्ट में टूट गया है, तो ये भी 2 पार्ट में टूटेगा। तो आप देखें, एक सेल से, एक जर्म सेल से 4 सेल्स बन रहा है, 4 डॉटर सेल्स बन रहा है मायोसिस कंप्लीट होने के बाद। ये तो पहली चीज है कि एक सेल जो है ये 4 सेल्स प्रोड्यूस करता है। दूसरा चीज ये है कि आप अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को देखें तो जर्म सेल में 4 क्रोमोसोम्स है, हमने 46 के बजाय 4 कंसीडर किया था। अब देखें, जैसे ही मायोसिस खत्म हो गया वैसे ही हर एक डॉटर सेल में 2-2 क्रोमोसोम्स है। देखिए, क्रोमोसोम का नंबर जो है ये आधा हो गया। इसीलिए जब जर्म सेल, इंसान का जर्म सेल जिसमें कि 46 क्रोमोसोम्स होता है, ये 4 सबसे पहले तो 2 में टूटता है, फिर ये 4 में टूट जाता है, 4 डॉटर सेल्स में, और यही बनता है स्पर्म या ओवम, और हर एक में 46 का आधा 23 क्रोमोसोम्स होता है। यहां पर कुछ चीजें मैं और लिख दूं कि ये जो पार्ट है, ये दिस सेक्शन, ये है मायोसिस, ये है मायोसिस 1, और ये जो है ये है मायोसिस 2। दिस इज मायोसिस 2। मायोसिस 1 और मायोसिस 2 मिला के पूरा मायोसिस कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जिस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ, स्टैंडर्ड 9th के लिए बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।